हेलो बच्चों, माय नेम इज़ दीपिका सिंह एंड आई एम योर बायो टीचर फ्रॉम बायो अड्डा। ओके बेटा, आज का हमारा टॉपिक है, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हो, रेस्पिरेशन। ठीक है। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन में जो गैसेस एक्सचेंजेस होते हैं, ये क्या केवल ह्यूमंस में होते हैं? नहीं, ये प्लांट्स में भी होते हैं और इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक केवल है ह्यूमंस रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं ह्यूमंस में। ठीक है। लेकिन इन्हीं ऑर्गन्स को हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्यों कहते हैं? ठीक है। तो पहले तो ये जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन बनने के लिए। ठीक है। उसके बाद क्या देखेंगे बेटा? इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो कहाँ पर होते हैं, उनकी पोजीशन क्या है और उनके फंक्शन क्या है। ठीक है बेटा। उसके बाद हम इनका कि गैसेस एक्सचेंजेस कैसे होते हैं, इस चीज़ को पढ़ेंगे हम। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम इन्हीं ऑर्गन्स को, जो रेस्पिरेशन में जनरली पता है कि नोज़ है, लंग्स है, इन्हीं को क्यों कहते हैं कि ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है? स्टमक है, हैंड है, आई है, इनको क्यों नहीं कहते? तो इनके कुछ 3 नियम हैं। ठीक है बेटा। जो 3 नियम होते हैं वो ये होते हैं कि सबसे पहला और नियम है रेस्पिरेटरी ऑर्गन बनने के लिए कि उनका सरफेस एरिया बहुत ही लार्ज होना चाहिए। ठीक है। सरफेस एरिया से क्या मतलब है कि उनका जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा इन ऑर्गन्स का, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का, उतने ज़्यादा ही गैसियस एक्सचेंजेस हो पाएंगे। ठीक है। मतलब उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन आप एब्जॉर्व कर पाओगे और उससे एनर्जी आपको मिलेगी। ठीक है। तो इनका रीज़न क्या है? इन गैसेस एक्सचेंजेस के लिए बॉडी में इन ऑर्गन्स का सरफेस एरिया बहुत बड़ा होना चाहिए। ठीक है। जैसा कि हमारे लंग्स में भी है। ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ? अ लार्ज सरफेस एरिया टू गेट इनफ ऑक्सीजन। ठीक है। अब आते हैं दूसरे पर। दूसरा रीज़न क्या होना चाहिए कि हम कह सकें कि ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है? इनमें थिन वॉल होनी चाहिए। जो भी ऑर्गन रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व हैं, इन सब की जो वॉल होती है वो बहुत ही थिन होनी चाहिए। इनका रीज़न क्या है कि डिफ्यूज़न का प्रोसेस, जो गैसियस एक्सचेंजेस का प्रोसेस है, गैस एक्सचेंज जो होते हैं, उनके लिए अगर बहुत ही कोई थिक वॉल्व होगी तो वो नहीं पॉसिबल है, फिर एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। इसलिए डिफ्यूज़न के प्रोसेस के लिए जो वॉल होती हैं वो बहुत ही थिन, ठीक है, होनी चाहिए। तो सेकंड पॉइंट हम क्या समझ सकते हैं? थिन वॉल फॉर अ easy diffusion and exchange gases in the respiration। ठीक है। आप बेटा चाहो तो इसको नोट करते चलो। ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट और मेजर फैक्टर्स हैं। अगर इनमें से कोई एक भी नहीं है उन ऑर्गन्स में तो वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं कहलाएंगे। ठीक है। तो ये डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन है बेटा। अभी थ्योरी वाला हम बाद में बनाएंगे, जो कि ये रिवीजन क्लासेस है। ठीक है। बोर्ड का एग्ज़ाम आपका आ चुका है तो इसको हम रिटर्न में नहीं दे रहे हैं, हम शॉर्ट में नोट्स बना रहे हैं बेटा। डिटेल में आपको हम न्यू सेशन से नए बच्चों के लिए शुरू करेंगे। ठीक है। या जो भी वीडियोस बनाएंगे उसमें आगे डिटेल होगा। तो अभी आप इसको चाहो तो आप स्टॉप करके उसको आप लिख भी सकते हो। ठीक है। आप बार बार उसको रिवाइंड करके सुन लेना। ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या हुआ? तीसरा पॉइंट हुआ कि जो भी ये ऑर्गन्स हैं, ये गैसेस एक्सचेंज होंगे इनसे बेटा, और इनको ये ऑक्सीजन जो है ये सारे बॉडी पार्ट्स को, ठीक है, सारे ऑर्गन्स को, जैसे स्किन है, लंग्स है, ठीक है, तो ये सारी जगह इसको ब्लड की सप्लाई देनी है। नेल्स को, लेग में, ठीक है, आपके हेयर में, आईब्रो में, आईज़ में, सारी जगहों पर इसको वो तुरंत ऑक्सीजन भेजना है। ठीक है। जैसे ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं लंग्स में, उसके बाद ये सारी ऑक्सीजन को आपके ब्लड में, ब्लड के थ्रू ये तुरंत ये सारी इन ऑर्गन्स तक, बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंच जाए, जिससे कि उनको तुरंत एनर्जी मिले। ठीक है। तो इसलिए थर्ड पॉइंट क्या बनता है कि जो भी ऑर्गन्स है इनके चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज होना ज़रूरी है।
ठीक है। इससे क्या होगा, ये तुरंत एक्सचेंज का या गैसेस का एक्सचेंज हुआ और तुरंत ये उन जो ब्लड वेसल्स होंगी उनको ये दे देगा वो ऑक्सीजन डिफ्यूज़न के थ्रू, कि ये आप सारे बॉडी पार्ट्स में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाइए। ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू आता है, खैर वो अलग पार्ट है। यहाँ पर का बस मैटर यही है कि अब तीसरा पार्ट इसका क्या है कि जो भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व है रेस्पिरेशन में, उनमें क्या होना चाहिए, उनके चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज या वेसल्स होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जो डिफ्यूज़न के टाइम पर ऑक्सीजन आती है, ठीक है, वो इस ब्लड में डिज़ोल्व होकर सारे ऑर्गन्स तक पहुंच सके। ठीक है। हम फिर से बोल रहे हैं तीनों पॉइंट, आप चाहो तो इसको नोट कर लो। पहला पॉइंट क्या है, लार्ज सरफेस एरिया इज नेसेसरी टू गेट अ इनफ ऑक्सीजन। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, सेकंड पॉइंट है कि थिन वॉल फॉर अ इजी डिफ्यूजन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड रेस्पिरेशन। ओके। एंड व्हाट इज द थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज दैट द trachea system air reach cell directly all other respiratory organ like skin, lungs, liver, kidney, hand, leg, eyes, nose, every part of the body. Okay, सो थर्ड पॉइंट हमारा ये हो गया। उसके बाद अब हम देखेंगे कि हमारे इन बॉडी पार्ट्स में और मतलब इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में और कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। ये तो हो गया नेसेसरी, कि जो भी ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं उनमें ये 3 पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, फिर से समझ लीजिए। पहला पॉइंट था सरफेस एरिया, दूसरा था कि थिन वॉल होनी चाहिए, और थर्ड था कि इनके चारों तरफ इन ऑर्गन्स के blood capillaries and blood vessels are very necessary। ठीक है, in these organs। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये ऑर्गन्स जो भी हैं ये हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। इनमें से अगर एक भी नहीं है तो हम उसको कहेंगे कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। क्लियर है बेटा। अब देखिए इनमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर जो लाइफ प्रोसेस है 6th चैप्टर, इसमें ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी के लिए ये डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको देखो, मेरा थोड़ा रफ है डायग्राम, ये है। ठीक है, आप अभी बुक से ही देखो, फिर हम अपने में इसको एक्सप्लेन आपको करेंगे। ध्यान से देखिए बुक में बेटा। सबसे पहले हवा जो होती है, जो हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन तो नहीं कहेंगे, हवा को कहेंगे, क्योंकि केवल ऑक्सीजन तो हम नहीं इनहेल करते, उसमें बहुत सारी अदर गैसेस भी होती हैं। ठीक है, तो नेज़ल पार्ट से हमारे ऑक्सीजन हम सबसे पहले अंदर लेते हैं, इनहेलेशन होता है। ठीक है, नेज़ल पार्ट से होता है। फिर यहाँ से होते हुए कहाँ जाता है, ये माउथ कैविटी से होते हुए, ये नेज़ल पार्ट से होते हुए आता है फेरिंग्स। ठीक है बेटा, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे कि फेरिंग्स क्या है, या पोजीशन क्या है, फंक्शन क्या है। ठीक है, अभी आप केवल वे समझिए कि ऑक्सीजन जो गैस अंदर आती है, एयर अंदर आती है, उसका पाथ क्या है। ओके, तो सबसे पहले क्या हुआ, नेज़ल पैसेज से आई। ठीक है, नेज़ल पैसेज से आई, कहाँ पर आई हमारी ये माउथ कैविटी, चूँकि कनेक्टेड है इसलिए हम बता रहे हैं ये माउथ कैविटी यहाँ पर आकर कनेक्ट हो जाती है फेरिंग्स रीजन में। ठीक है, तो फेरिंग्स पर आई, फेरिंग्स के बाद कहाँ आई, लैरिंग्स के पास आई। लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, वोकल कॉर्ड के लिए यहाँ पर वोकल कॉर्ड होती है। ठीक है, उसके बाद ये आई ट्रैकिया। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये ट्रैकिया एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, देखिए ये। ठीक है, ये हमारा जो गला होता है ना, वहाँ पर है। आप अपना गला छूइए, ये उसी जगह पर होती है। ठीक है, इसको हम विंड पाइप भी कहते हैं। ओके बेटा, क्या कहते हैं, ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और, जो पोजीशन होती है ट्रैकिया की, आप अगर अपने गले पर हाथ रखेंगे तो फ्रंट में ये होती है विंड पाइप। क्लियर है, और इसके पीछे होती है फूड पाइप, जो जैसे हम लोग कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं हवा वाली नली और खाने वाली नली, फूड पाइप और विंड पाइप। ठीक है, तो आगे याद रखिएगा कौन सी होती है, विंड पाइप होती है। इसीलिए कभी आपने ध्यान दिया होगा कि गले में कुछ फंस जाता है या आगे कोई गला दबाता है तो मेरी सांस रुकने लगती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, हवा के कारण। ठीक है, तो ये आगे याद रखिएगा विंड पाइप
और पीछे फूड पाइप होती है जिसको ऑसोफेगस कहते हैं, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा हुआ है। ओके, तो ये हो गई ट्रैकिया। अब एक चीज़ और, ट्रैकिया में ये देख रहे हैं आप, ये ऐसे सी शेप के एक वो कट से बने हुए आपको दिख रहे हैं, ठीक है, इनको कहते हैं रिंग ऑफ कार्टिलेज। अब आप कहोगे कार्टिलेज क्या होता है मैम, तो बेटा कार्टिलेज को आप कह सकते हो सॉफ्ट बोन, ठीक है। अब बोन तो आपको पता है हार्ड होती है, लेकिन ये सॉफ्ट बोन का क्या, ये ऐसी बोन है ना, ये पूरी मसल्स है ना ये पूरे बोन्स है, इसीलिए इनको सॉफ्ट बोन कहा जा रहा है, ठीक है। जैसे आप अपने नाक को देखो, नाक को छूओगे अगर आप अपने, तो नाक के बीच का जो पार्टीशन होता है जो दोनों नेज़ल चैम्बर को डिवाइड करता है, ठीक है, नेज़ल चैम्बर को, जो दो नेज़ल चैम्बर होते हैं ना, नाक में दो छेद से होते हैं, जो बीच की पार्टीशन होती है वो एक सॉफ्ट सी होती है, आप मोड़ोगे हल्का सा तो मुड़ भी जाएगी, ठीक है। जैसे आप कान में देखोगे, कान को आप, कान में भी शेप होता है प्रॉपर, हड्डी लगती है दूर से, लेकिन वो कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, मुड़ जाती है, ये भी कार्टिलेज की बनी होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही कार्टिलेज कुछ जो फ्लेक्सिबल हो, और वो यहाँ पर किस शेप का है, सी शेप का है, ठीक है, हाफ हाफ सर्किल है, तो ये इसको क्या कहते हैं, रिंग ऑफ कार्टिलेज कहते हैं। ये पूरा ट्रैकिया जो होता है ये ऐसे ही रिंग ऑफ कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्यों होता है और इसका फंक्शन क्या होता है। अभी हम ऑर्गन्स के बारे में देख रहे हैं, ठीक है, कहाँ पर कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, कि कौन सा पाथ है कि आपको आगे एक्सप्लेनेशन में और समझने में दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये रिंग ऑफ कार्टिलेज हो गई, ठीक है, ट्रैकिया पर। अब ये रिंग ऑफ कार्टिलेज जो होती हैं ये जब ट्रैकिया तक आती हैं, अब इसके बाद जब लंग एरिया में आते हैं ना, तो ये डिवाइड हो जाते हैं बेटा, दो पार्ट में डिवाइड होंगे। देखो एक इधर जा रहा है राइट को और एक इधर जा रहा है लेफ़्ट को। अब देखो बेटा, जब तक ये सीधे थे इनको बोला हमने ट्रैकिया, पर जब ये आगे डिवाइड होते हैं, ठीक है, तब इनको क्या कहा जाता है, देखिए अपना डायग्राम देखिए बुक में, तब इनको कहा जाता है ब्रोंकियाई। क्या कहा जाता है, ब्रोंकियाई। क्लियर है, ट्रैकिया आगे जाके लंग्स में दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है और इन पार्ट को कहते हैं ब्रोंकियाई, राइट वाले को राइट ब्रोंकियाई, लेफ्ट वाले को लेफ्ट ब्रोंकियाई। क्लियर है। अब ये ब्रोंकियाई भी बेटा आगे जाके और नेट जैसा अपना सिस्टम बना, मतलब और जाल नुमा इसका स्ट्रक्चर हो जाता है, और पतली पतली इसमें से कैपिलरीज की तरह ये ब्रोंकियाई निकलते हैं। अब जो ये और पतली पतली कैपिलरीज निकल रही है ना, जिनको हम ब्रोंकाई के पार्ट कह रहे हैं, उनको कहते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स। अब देखो डायग्राम में हम इसको और क्लियर बता दें। देखो बेटा, जैसे ये था हमारा ट्रैकिया, ठीक है, ऊपर रिंग ऑफ कार्टिलेज है, ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहते हैं। अब ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हुआ, जो ये पर्पल कलर से आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो पर्पल कलर वाला ऊपर तक तो ट्रैकिया था जो स्टार्टिंग का था यहाँ पर, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, जब डिवाइड हुआ तो इनको हमने क्या बोला, ब्रोंकियाई, राइट ब्रोंकियाई लेफ्ट ब्रोंकियाई, हमने एक साइड का ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, ये देखो आगे जाके पॉइंटेड सा होता जा रहा है, पॉइंटेड होकर क्या हो रहा है, देखो ये बहुत सारे इसमें से इसकी छोटे छोटे पार्ट्स निकल रहे हैं, ठीक है, जो ये ऑरेंज कलर से हमने शो किया हुआ है, इनको हम बेटा क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे ब्रोंकियोल्स, ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोल्स। क्लियर है। अब इन ब्रोंकियोल्स के एंड पर, ठीक है, ये छोटे 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 स्पॉट्स देख रहे हो, ठीक है। अब देखो आप अपने अपने बुक में भी देख लो, देखो ये स्ट्रक्चर में देखो, ये छोटे छोटे से नहीं बने हुए ये पार्ट, ठीक है, जो ये हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं बेटा, इनको बोलते हैं एल्वियोलाई। और जो ये एक बंच में होते हैं ना, जो कि इसको पूरे बंच को बोलते हैं एल्वियोलर सैक। एक को बोलेंगे एल्वियोलाई, सबसे मेन पार्ट, गैसियस एक्सचेंज जहाँ होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जो मेन फंक्शन करता है, ठीक है, जो जिसको कहेंगे जो एकदम इम्पॉर्टेंट है, जो हेड है, ये क्या है, एल्वियोलाई होता है, ठीक है। ये सारे जो बाकी ऑर्गन्स है ये तो एयर को लेकर आते हैं, मेन तो आना तो इसी के पास है, बॉस यही है, ठीक है।
यही आगे आकर डिफ्यूज़न करके यहीं पर डिफ्यूज़न होगा और गैसेस एक्सचेंज होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, ऑक्सीजन अंदर आएगी। ठीक है, तो मेन यही है, आप इसको भूलना नहीं, हम दोबारा बता दे रहे हैं, देख लो इस डायग्राम से। देखो ये हमारा क्या था, ये हमारा सबसे पहले यहाँ पर देखो ये नॉस्ट्रल था, ठीक है, नेज़ल पैसेज, ठीक है। अब हमने पूरा फेस नहीं बनाया है, आप ऐसे समझ लो, ये देखो नोज़ पार्ट है, ये ऊपर वाला, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, नॉस्ट्रल हो गया। हम डायग्राम भी एक्सप्लेन बेटा एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको डायग्राम बनाना भी बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया नॉस्ट्रल। नॉस्ट्रल के पीछे आकर यहाँ पर ये बोनी पैलेट होगा जो हमारा, आप फील करो, टंग को ऊपर लगाओ, एक हार्ड पैलेट लगता है ना, उसको क्या बोलते हैं, बोनी पैलेट, ठीक है। उस बोनी पैलेट के नीचे टंग होती है और जो ये पीछे वाला पार्ट उसके बोनी पैलेट के ऊपर से जाता है उसको कहते हैं नेज़ल पैसेज, ठीक है। दोनों नेज़ल कैविटीज़ आके अंदर आकर कहाँ एक नेज़ल पैसेज में मिल जाती हैं और वो नेज़ल पैसेज आगे आकर कहाँ मिलता है, फेरिंग्स में, जहाँ पे हमारे जो हम मुंह से मुंह से जो खाना खाते हैं बक्कल कैविटी से, वो फूड पाइप और नेज़ल पाइप जो होती है, जो नेज़ल पैसेज, वो दोनों आकर कनेक्ट होती हैं फेरिंग्स में। तो फेरिंग्स को आप वो रीज़न भी कह सकते हो जहाँ पे फूड पाइप और जो आपकी नेज़ल पैसेज है वो दोनों ही कनेक्ट होते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसीलिए कहा जाता है कि बोलते समय, खाते समय बोला मत करो, खाना फंस जाएगा। क्यों फंस जाएगा, क्योंकि दोनों का जंक्शन तो एक ही है, मिलते यहीं पर है। अब यहाँ से डिवाइड होना है इनको, आगे वाला जो विंड पाइप और पीछे वाला ऑसोफेगस फूड पाइप। अगर ज़रा सी भी गड़बड़ी हुई तो फिर ये खाने और हवा का एक्सचेंज हो जाएगा और फिर आपको ठसका लगता है, आप खूब खांसते हो, ठीक है। फिर मम्मा खूब पीटती है पीछे से पीठ को, ठीक है। तो अभी अब हम देखेंगे भगवान जी ने इसके लिए भी एक हमको स्पेशल फीचर दिया हुआ है कि ऐसा ना हो, खाना अपनी जगह जाए, हवा अपनी जगह जाए, ठीक है। अभी हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। उसको कहते हैं फेरिंग्स की ओपनिंग जहाँ होती है ना बेटा, जो ये आपके जो ट्रैकिया की जो ओपनिंग है ना बेटा, उसको कहते हैं ग्लॉटिस। क्या कहते हैं, विंड पाइप को क्या कहते हैं, ग्लॉटिस, जहाँ ओपनिंग है फेरिंग्स के पास से। फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स आता है, लैरिंग्स का यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है हमारे काम, मतलब हमारे रेस्पिरेशन में, ठीक है। ये साउंड बॉक्स होता है, लेकिन ये फेरिंग्स के जस्ट आगे ही होता है, ठीक है। तो ये जहाँ से फेरिंग्स की ओपनिंग हो रही है ट्रैकिया में, और ट्रैकिया की जो ओपनिंग है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्लॉटिस। अब इस ग्लॉटिस के ऊपर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अभी रुको हम दिखा रहे हैं आपको बनाकर। ये देखो, ये मान लो हमारा है, ये हमारा है मान लो ट्रैकिया, ठीक है। ये रिंग ऑफ कार्टिलेज है, ठीक है। अब ये ट्रैकिया की जहाँ ओपनिंग है, ये वाला पार्ट, ये आगे जाकर जो ये है, यहाँ पर साउंड बॉक्स और यहाँ पर ये फेरिंग्स भी लिख दिया और यहाँ नीचे लैरिंग्स होगा। पर जो ये ओपनिंग है ना बेटा, ये है फूड पाइप, विंड पाइप, ठीक है, ट्रैकिया जिसको कहता है। तो जो ये ओपनिंग है ना ट्रैकिया की, इसको कहते हैं ग्लॉटिस, ठीक है। अब इस ग्लॉटिस, ये कौन सी पाइप है याद रखना, इसकी ओपनिंग पर ये है, ठीक है। अब इस ग्लॉटिस पर ना एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको कहते हैं इपीग्लॉटिस, इसको कहते हैं ग्लॉटिस, इसको कहते हैं इपीग्लॉटिस, ठीक है। ये नॉर्मली जो है ये कैसा होता है, ये हमारा ओपन रहता है, ठीक है, ये ऐसे ही ओपन रहता है कंडीशन में। लेकिन जब हम अपना फूड पाइप से खाना, यहाँ तक तो आएगा ही खाना, खाना भी तो आएगा, आप खाते खाते सांस लेते हो ना, तो खाना भी आ रहा है, हवा भी आ रही है, यहाँ तक तो आएगा फेरिंग्स तक। पर फेरिंग्स के बाद यहाँ पर पीछे कौन सी पाइप है हमारी, यहाँ पर हमारी ये है फूड पाइप। तो अब खाना और हवा दोनों आ रही है, यहाँ पर से फूड भी आ रहा है और ऑक्सीजन भी आ रहा है, ठीक है, इंटर कर रहा है, फेरिंग्स पर आ गया। लेकिन अब ये फेरिंग से फूड कहीं हमारा विंड पाइप में ना चला जाए,
इसलिए क्या होता है, जब भी खाना आता है, जब भी हम खाने को स्वेलो करते हैं, घूंटते हैं, तो ये कैप जो होती है ना, ये बंद हो जाती है। मेन कैप बंद नहीं होती है, जो ये हमारा ट्रैकिया है ये थोड़ा अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर उठ जाता है। जैसे हम लोगों को लगता है कैप बंद हो गई, पर ये कैप नहीं बंद होती। ये जो हमारा ट्रैकिया है इसमें मूवमेंट होती है और ये ऊपर साइड में थोड़ी सी खिसक जाती है, जिससे कि लगता है बंद हो गई। मतलब ये जो इसका होल है ना, ये कवर हो जाता है। अभी तक जो ये होल ऐसा ओपन था, अब ये उस पर ऐसे हो जाता है। और ये जो पीछे से पाइप हमारी जा रही है दूसरी वाली, तो हमारा खाना सीधा उसमें चला जाता है, क्योंकि ये तो कवर बंद है। ठीक है, तो खाना सीधा फूड पाइप में चला जाता है। विंड पाइप हमारी सेफ रहती है केवल ऑक्सीजन के लिए। और जब कभी गलती से कुछ ऐसा हो जाता है कि आप बात कर रहे हो, माइंड नहीं ध्यान दिया, और कभी खाना हमारा जो है वो इसमें आ जाता है, तभी हमको ठसका लगता है और फिर खूब खांसी आती है। और जब तक कि सब बैलेंस ना हो जाए, कि फूड वापस अपने पाइप में ना चला जाए या आप वोमिट करके वापस ना निकाल दो, तब तक वो खांसी कंटिन्यू रहती है। ठीक है, क्लियर है ये आपको? थोड़ा रफ डायग्राम है बट क्लियर है आपको। अब देखो आगे इसमें क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, फेरिंग्स है, फेरिंग्स के पास आप समझ गए ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस। ठीक है, फिर रिंग ऑफ कार्टिलेज। अब फिर क्या हुआ, यहाँ पर इसको क्या बोला हमने, विंड पाइप भी है, इस पर रिंग ऑफ कार्टिलेज भी है। अब समझ लो रिंग ऑफ कार्टिलेज का भी क्या है। रिंग ऑफ कार्टिलेज जो होती है ना बेटा, हमने बताया इनको सॉफ्ट बोन्स कहते हैं। ठीक है, ये कैसी होती है, हाफ सी लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है। कैसा होता है, हाफ सी लाइक स्ट्रक्चर। देखो ये है हमारा, और इन पर कैसा होगा, ये ऐसा। ठीक है, ये ऐसा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये पहली बात तो ये कि अगर इसमें हवा आ रही है, मीन्स हम सांस ले रहे हैं या किसी कारण से हमने ब्रीथ को अपने रुका हुआ है, जैसे स्विमिंग के टाइम पर या योगा मेडिटेशन के टाइम पर हम कुछ टाइम के लिए अपनी ब्रीथ को होल्ड करते हैं ना, तब ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंजेस तो कुछ हो नहीं रहा है। ऐसे किसी भी टाइम पर जब ऑक्सीजन का या हवा का नहीं आना जाना है, जब वो खाली है, तो ऐसे टाइम पर कहीं ये ट्रैकिया की वॉल्व जो है वो आपस में अटैच होके श्रिंक ना कर जाए। ठीक है, तो इसलिए ये रिंग ऑफ कार्टिलेज भी होती है कि किसी भी कंडीशन में ये आपस में चिपक ना जाए। ठीक है, क्या ना चिपक जाए, ट्रैकिया की वॉल्व आपस में। ठीक है, अगर ऐसा कभी हो गया, ठीक है, किसी कारण से, तो फिर क्या होगा, आपको सांस लेने और छोड़ने में, इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन में, दोनों में बहुत दिक्कत आएगी। आपको तुरंत इसके लिए सर्जरी या जो भी प्रोसीजर होगा वो आपको करवाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप खुद ही सोचो, कोई पाइप है, ठीक है, अभी तो वो खुली हुई है, तो आराम से कोई भी चीज़ आ रही है और जा रही है, बट अगर वो श्रिंक हो गई तो अब कैसा होगा, बहुत हल्के से जाएगी, तो आपको ब्रीथिंग में बहुत प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो इसलिए रिंग ऑफ कार्टिलेज होती है। दूसरा क्या होता है, एक्सटर्नल डैमेज से भी बचाती हैं आपके नेक को या आपके ये ट्रैकिया को। नेक तो नहीं, ट्रैकिया को। ठीक है, मान लो किसी ने आपके गले पर एक पंच मारा, लड़ाई हो गई किसी से, और गले पर किसी ने एक पंच मारा, तो ये पंच आपके सीधा ट्रैकिया पे नहीं पड़ रहा बेटा, ये रिंग ऑफ कार्टिलेज पे पड़ रहा है पहले। ठीक है, चूँकि ये बोन तो है लेकिन ये सॉफ्ट बोन्स है, इसलिए, और फ्लेक्सिबल हो गई इसीलिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि सारा जो प्रेशर था वो इन पर आ गया और ये झेल जाती हैं, और ये आपके ट्रैकिया को किसी भी डैमेज से बचा लेती हैं। ठीक है, रिंग ऑफ कार्टिलेज का समझ में आया। ये सॉफ्ट बोन्स होती हैं। ठीक है, ये किस किस काम में आती हैं, एक तो इस काम में आती हैं कि कभी भी ये जो विंड पाइप है हमारी वो श्रिंक ना कर जाए, कोलैप्स ना कर जाए, जिससे कि इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन में कोई भी दिक्कत आए। ठीक है, दूसरा फंक्शन क्या है, ये एक्सटर्नल जो भी हमारे डैमेज होते हैं, किसी से लड़ाई हो गई या कहीं आप गिर गए, चोट लग गई या कोई कट लग गया, तो काफ़ी कुछ प्रोटेक्शन ये कर लेती है, मतलब आपको सेफ रखते हैं आपके ट्रैकिया को। ठीक है, तो ये इसका आप फंक्शन नोट कर सकते हो बेटा। ठीक है, तो अब हम फिर से वापस आते हैं, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। ट्रैकिया आगे जाकर लंग्स में, यहाँ पर से लंग्स में डिवाइड होता है। ठीक है बेटा, तो ये रिंग ऑफ कार्टिलेज
थोड़ा यहाँ तक, जहाँ तक ब्रोंकियाई हम कह रहे हैं ना, जो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो यहाँ पर भी थोड़ी सी रिंग ऑफ कार्टिलेजेस होती हैं, क्योंकि पार्ट तो वही है, आगे जाकर तो बहुत नैरो हो जाती है, इसलिए वो खुद ही श्रिंक हो जा रही है। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपके थोड़ी दूर तक रिंग ऑफ कार्टिलेज ब्रोंकियाई में भी होती हैं। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं, ध्यान रखना कि यहाँ पर ब्रोंकियाई में भी रिंग ऑफ कार्टिलेज थोड़ी सी दूरी तक होती हैं, डिस्टेंस तक। उसके बाद जब ये ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होने लगती हैं, तब वहाँ पर से इनका स्ट्रक्चर दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ, रिंग ऑफ सॉरी, यहाँ पर आपका आया विंड पाइप आके डिवाइड हुई दो में, ब्रोंकियाई राइट और लेफ्ट ब्रोंकियाई, आगे जाकर इनका और डिवीज़न हुआ, इनको हमने बोला एल ब्रोंक्यूल्स। ऑरेंज वाले जो है इनको बोला ब्रोंक्यूल्स। ये बहुत सारे होंगे, इनका पूरा एक नेट होगा। ठीक है, अब इन ब्रोंक्यूल्स के एंड पर होता है एल्वियोलाई। क्लियर है, एल्वियोलाई जहाँ पर गैसेस एक्सचेंजेस होते हैं। और हाँ, अब इनका हम डिटेल आगे देखेंगे। इन एल्वियोलाइज के ऊपर बेटा अभी एक स्ट्रक्चर दिखाएंगे एल्वियोलाई का, ऐसा। ठीक है, तो जो ये एल्वियोलाई है ना, जो बंच है, इनको कहते हैं पूरे बंच को एल्वियोलर सैक। ठीक है, इनको कहते हैं एल्वियोलर सैक। देखो, ठीक है, ये देखो छोटे 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 बंचेस हैं एल्वियोलाई, और ये पूरे एक को क्या बोलेंगे, एल्वियोलर सैक, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ये एल्वियोलर सैक। अब देखिए बेटा, इसका भी देखो, क्लियर कर लो डायग्राम। ये अंदर जो ये डॉट डॉट दिख रहा है ना, समझ लो ये, हाँ, ये गोल वाले जो है हमारे एल्वियोलाई हैं। ठीक है, ये गोल वाले क्या है हमारे, एल्वियोलाई हैं, यही वाले जो ये छोटे छोटे बंचेस दिख रहे हैं ये। ठीक है, ये पूरा एक बंच है, एल्वियोलर सैक समझ लो। ओके, तो ये एल्वियोलाई है हमारे, और इन एल्वियोलाई पर ये जो छोटी छोटी आपको डिज़ाइन दिख रही हैं, हमने बताया था थर्ड, आप जो स्पेसिफिकेशन था रेस्पिरेटरी ऑर्गन होने के लिए क्या था, कि ब्लड कैपिलरीज उन ऑर्गन्स के चारों तरफ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जिससे तुरंत आपने जब गैसेस एक्सचेंज की, ऑक्सीजन आया, तो आप इन ब्लड कैपिलरीज के थ्रू सारे बॉडी ऑर्गन्स को पहुंचा सको। तो जो ये हम दिखा रहे हैं ना बेटा, इधर पर्पल और इधर ऑरेंज कलर का, ये सारे इन एल्वियोलाई के ऊपर ब्लड कैपिलरीज हैं। डिफ्यूज़न हमेशा कैपिलरीज के थ्रू ही होता है, वेसल्स और आर्टरी और आयोटा और वेंस के थ्रू डायरेक्ट नहीं होता। ये सारे आगे आकर कैपिलरीज फॉर्मेशन करते हैं, तभी वो आपस में एक्सचेंज होता है। ठीक है, ये भी आपको अलग टॉपिक है, इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो क्या है, ये एल्वियोलाई के ऊपर क्या है बेटा, ये ब्लड कैपिलरीज है। ठीक है, ये इतना क्लियर है। अब आगे हम देखेंगे, अब आगे, हाँ, अब आगे इसको हम ऐसे देखेंगे कि ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं, यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हुआ एल्वियोलाई में। ठीक है, और कैपिलरीज के थ्रू ये वापस क्या होंगी, ये वाला जो पोर्शन है जो ऑरेंज कलर का है, ये वाला। ठीक है, इनमें कौन सा ब्लड है बेटा, इनमें प्योर ब्लड है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और इस वाले में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, इसमें कौन सा है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, ध्यान रखना, कलर कॉम्बिनेशन हमने इस तरीके से बनाया है कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये ऑरेंज वाला ऑक्सीजनेटेड और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो अभी तक यहाँ तक देखते हैं, ये सारे बॉडी ऑर्गन्स जो थे, ये सारे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व है, इनको रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और, रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हमारी बॉडी को, हमारी पूरी बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक होता है जो डायफ्राम के ऊपर का पार्ट होता है, ये देखो बेटा, ये लंग्स है हमारे। ठीक है, इन्हीं लंग्स के अंदर ये मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई और ये ब्रोंकाई होंगे, ब्रोंक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक लंग्स के नीचे क्या होता है हमारा, डायफ्राम। तो डायफ्राम के ऊपर का जो पार्ट होता है बेटा, उनको कहते हैं थोरेसिक कैविटी, अभी एक्सप्लेन करेंगे। थोरेसिक कैविटी, और डायफ्राम के जो नीचे का पार्ट होता है, जहाँ हमारा स्टमक होता है, उसको कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। आप इसको नोट कर लेना, ये पूछ सकता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑर्गन्स जो होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है। तो आप बताओगे कि ये हमारे थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है, मीन्स लंग्स। ये सारा फंक्शन लंग्स के अंदर ही तो है। ये सारे फीचर्स, ये छोटे छोटे जो भी ऑर्गन्स है, ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई, एल्वियोलाई, ये सब लंग्स के अंदर ही हैं। ओके बेटा। और डायफ्राम है उसके नीचे। डायफ्राम के नीचे कौन सी कैविटी है? एब्डोमिनल कैविटी, जहाँ पर हमारे एब्डोमिनल मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम वाले सारे ऑर्गन्स हैं। ठीक है। तो बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी। तो ये हो गई हमारी थोरेसिक कैविटी। ठीक है। थोरैक्स वर्ड जो भी यूज़ होगा हमारे रेस्पिरेशन से रिलेटेड होगा, मतलब थोरैक्स से, जो गले से रिलेटेड है, मतलब हवा या विंड, कुछ ऐसा रिलेशन समझ लो आप। ठीक है। तो थोरेसिक कैविटी और नीचे वाली जो हो गई वो एब्डोमिनल कैविटी हो गई। ठीक है। तो ये सारे जो हैं इनको हम कहेंगे कि ये हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। ठीक है। आगे का अब हम लोग जो इसका टॉपिक बचा है कि इनका फंक्शन कैसे होता है, गैसेस एक्सचेंजेस कैसे होते हैं और ये ऑर्गन कैसे काम करते हैं, अब ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है बेटा। अगर आपको ये समझ में आया हो आज का चैप्टर, ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना। ओके, बाय।